यस बेटा, हमने कल चैप्टर स्टार्ट किया था अकाउंटिंग फॉर मटेरियल्स। इसमें वॉइस क्लियरली ऑडिबल? यस सर। यस बेटा। हमने कल चैप्टर स्टार्ट किया था बेटा अकाउंटिंग फॉर मटेरियल्स, और इसके अंदर हमने पढ़ा था कल कुछ टॉपिक्स हमने रीड आउट किए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था भाई तो कि बिजनेस में इन्वेंट्री का कंट्रोल करने की क्यों रिक्वायरमेंट्स होती है। तो हमने पढ़ा था भाई उसके रीजंस, भाई आज के टाइम पर होल्डिंग कॉस्ट क्या होती जाती है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती जा रही है। हमारा प्रोडक्शन नहीं रुक जाए या फिर हमारा इन्वेंट्री जो है उसका ऐसा ना हो तो कि हमारे अननेसेसरीली इन्वेंट्री का स्टॉक रखा हुआ है वो खराब हो जाए और फिर हमारे फालतू के पैसे लग जाए। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए हमें क्या करना होता है, इन्वेंट्री का कंट्रोल करना होता है। फिर इसके बाद में हमने रीड आउट किया था बेटा इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर हम प्रोसेस में क्या क्या चीजें लेते हैं, उसका ऑर्डरिंग करना, परचेज करना, गुड्स रिसीव करना, स्टोर करना, इन्वेंट्री इशू करना, ये सब कुछ आपका इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोसेस के अंदर इंक्लूड किया जाता है। कोई डाउट यहाँ तक बेटा? नो सर। इसी के बाद में फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक रीड आउट किया था, इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट हमने यूज किया था परचेज रिक्विजिशन। जब भी आपको अगर कोई इन्वेंट्री कोई गुड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो आप क्या करते हैं, परचेज रिक्विजिशन भेजते हैं। भाई हमें ये चीजें चाहिए, किसको भेजेंगे, परचेजिंग डिपार्टमेंट को। परचेजिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, फिर परचेज ऑर्डर इशू करता है। भाई तो हमें ये चीजें हमें रिक्वायर्ड है, तो वही कॉपी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भेजेगा, एक कॉपी वेयर हाउस वगैरह में, और एक कॉपी सप्लायर को भेजता है। फिर जब गुड्स डिलीवर हो जाता है तो वहां पर वो गुड्स रिसीविंग नोट बना करके शेयर कर देता है भी, तो कि हमें गुड्स रिसीव हो गया है, आप पेमेंट वगैरह रिलीज कर सकते हैं। गुड्स रिसीविंग नोट, फिर उसके बाद में जब अगर मेटेरियल रिक्विजिशन नोट, मेटेरियल रिक्विजिशन नोट जब अगर हमें कोई पर्टिकुलर जॉब के लिए, कोई पर्टिकुलर वर्किंग के लिए जब अगर हमें मेटेरियल रिक्वायर्ड होता है तो उसको हम कहते हैं मेटेरियल रिक्विजिशन नोट। और फिर हमने पढ़ा था इसके बाद में मटेरियल ट्रांसफर एंड रिटर्न्स। जब आपको अगर एक जॉब से दूसरी जॉब के लिए अगर मटेरियल को ट्रांसफर करना होता है तो उसको हम करते हैं मटेरियल ट्रांसफर नोट यूज करते हैं। और जब आपने अगर जॉब के लिए मटेरियल लिया था लेकिन वो यूज नहीं आया, उसमें से कुछ मटेरियल बच गया है, तो वो जब आप वापस से रिटर्न करते हैं तो उसके लिए हम मटेरियल रिटर्न नोट प्रिपेयर करते हैं। तो ये मैंने सेकंड टॉपिक पढ़ाया था, डॉक्यूमेंट्स यूज इन इन्वेंटरी। कोई डाउट यहाँ तक बेटा? नो सर। इसी के बाद में थर्ड टॉपिक हमने स्टार्ट किया था मेटल इन्वेंट्री अकाउंट। इन्वेंट्री से रिलेटेड हमारी क्या क्या ट्रांजेक्शन होती है, जिसके अंदर हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, जब आप परचेजिंग करेंगे तो डेबिट मेटल इन्वेंट्री अकाउंट और क्रेडिट कैश या पेबल्स अकाउंट। और जब आप मटेरियल को इश्यू करते हैं, अगर प्रोडक्शन प्रोसेस वगैरह के लिए इश्यू करेंगे तो डेबिट प्रोडक्शन प्रोसेस या WIP, और क्रेडिट मेटल इन्वेंट्री अकाउंट। उसके बेसिस पर ये हमारा अकाउंट दे रखा था मेटल इन्वेंट्री का। आपने मेटल परचेज करा तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा, जो भी आपने इश्यू कराया वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, डिफरेंस अमाउंट से क्लोजिंग बैलेंस है। अगर मटेरियल आपने डायरेक्टली प्रोसेस के लिए यूज ना करके अगर इनडायरेक्टली यूज किया है तो फिर उसको हम किस नाम से शो करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स के नाम से। उसको हम किस नेम से शो करेंगे, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स के नेम से शो किया जाएगा, जिसके बेसिस में मैंने ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 डिस्कस किया था। तो यहाँ तक के टॉपिक में कोई डाउट हो तो बोले बेटा। नो क्लियर सर। है? चलिए, यस सर, क्लियर। अब इसी के बाद में फिर हम आते हैं, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया मॉनिटरिंग ऑफ इन्वेंट्री लेवल्स। भाई हमें इन्वेंट्री का कितना स्टॉक रखा हुआ है, कौन सी चीज कितनी रखी हुई है। अब हमें इन्वेंट्री का रिकॉर्ड रखना है, मॉनिटरिंग करनी है, तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, या तो हम क्या करें बेटा, पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग। पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग मतलब हर 2 महीने में, 3 महीने में, साल में एक दिन दुकान बंद रखें पूरी, और फिर पूरे स्टॉक का इन्वेंट्री का काउंटिंग करके रखें। अच्छा भैया घी के पैकेट कितने रखे सर, 1 2 3 4 5 6 7। ऑयल के पैकेट कितने रखे, पतंजलि बिस्किट के पैकेट कितने रखे, हर चीज की काउंटिंग करें। तो उसको तो हम कहते हैं पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग। पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग इज अ प्रोसेस वेयर बाय ऑल इन्वेंटरी आइटम्स आर फिजिकली काउंटेड एंड वैल्यूड एट अ सेट पॉइंट इन टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पर क्या किया जाता है, उसकी काउंटिंग की जाती है, वैल्यू निकाली जाती है, यूजुअली एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। इज इट क्लियर? पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग यस सर। होता है कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग। जैसे आप लोग जाते हैं बेटा मॉल वगैरह के अंदर जाते हैं, बिग बाजार वगैरह के स्टोर पर जाते हैं, रिलायंस वगैरह के स्टोर पर जाते हैं, तो वहां पर आप कुछ भी परचेजिंग करते हैं तो इमीडिएटली बिल बन करके वो अपडेट हो जाता है, नहीं हो जाता है?
आप वहां से अगर 1 रुपए की टॉफी भी परचेस करेंगे तो उसका बिल बनना कंपलसरी होता है बेटा। यस सर। तो कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग, जहां पर रेगुलरली क्या रखा जाता है, रिकॉर्ड मेंटेन करा जाता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता जाता है, इन्वेंट्री अपडेट होता जाता है। कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग इज काउंटिंग एंड वैल्यूइंग selected items at different times on rotating basis. This involves a specialist team counting and checking the number of inventory items each day. वो regularly क्या करते हैं, चेक करते हैं, so that each item is checked at least once in a year. Valuable items और items with a high turnover would be checked more frequently. और जो items बहुत ज्यादा वैल्यू वाले होते हैं उनका एक से ज्यादा बार भी चेकिंग किया जाता है। क्लियर बात है यहाँ तक। और अगर किसी भी तरह की डिस्क्रिपेंसीज वगैरह पता चलती है, मतलब कोई भी डिफरेंसेस आते हैं बिटवीन द फिजिकल अमाउंट एंड द अमाउंट शोन इन द रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स में जो आ रहा है फिजिकल में जो आ रहा है, अगर उसमें वेरिएशंस आते हैं तो उसको आगे रिपोर्ट कर दिया जाता है, उस पर इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जो भी एक्शन उनको सही लगता है वो एक्शन लिया जाता है ताकि वो वापस से ना हो। इज इट क्लियर? ऑब्सोलेट आइटम्स जो मतलब कि आउटडेटेड हो गए हैं, एक्सपायरी हो चुके हैं, तो उनको हम क्या कर देते हैं, शुड बी रिटर्न ऑफ एंड डिस्पोज्ड ऑफ। उनको हम डिस्पोज कर दिया जाता है, मतलब खत्म कर दिया जाता है। क्लियर यहाँ तक का पॉइंट बेटा? यस फिर सर। बाद में हमारा दिया है फ्री इन्वेंट्री। फ्री इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? Managers need to know the free inventory balance in order to obtain a full picture of the current inventory position of an item. भाई मेरे पास जो स्टॉक रखा हुआ है उसमें से फ्री इन्वेंट्री कितना है। फ्री इन्वेंट्री मतलब जिसको मैं यूज कर सकता हूँ। फ्री इन्वेंट्री का मतलब विच कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन, विच कैन बी यूज्ड, जिसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उस इन्वेंट्री को हम क्या कहते हैं बेटा, फ्री इन्वेंट्री। सो नहीं आई बात समझ में? सपोज मान लो बेटा मेरे पास 100 यूनिट्स रखी हुई है, उस 100 यूनिट्स में से 10 यूनिट्स तो ऑलरेडी क्या होगी, मेरे यूज में आ जाएगी, तो फ्री इन्वेंट्री कितनी होगी, 90 यूनिट्स हो गई क्या बेटा? यस सर। वही चीज बताइए यहाँ पर। फ्री इन्वेंट्री निकालना है तो वो कैसे निकाला जाएगा, मेटल इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मेटल कितना, वो मेटल का इन्वेंट्री कितना रखा होता है वो, उसमें ऐड करेंगे मटेरियल ऑर्डर फ्रॉम सप्लायर्स, सप्लायर से कितना और ऑर्डर आ चुका है, तो मतलब कि वो कितना और हमें वो मिल चुका है, लेस मेटल रिक्विजिशन बट नॉट येट इशूड। जो मेटल हमने रिक्विजिशन आ चुका है अभी तक इशू नहीं किया है वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। समझ में आगे की बात? ये जो हमें सप्लायर से आना है उसको भी ऐड कर देंगे, और जो हमें इशू करना है अभी तक नहीं किया था उसको माइनस कर देंगे, क्या, ताकि फ्री इन्वेंट्री पता चल जाए हमें। यस सर। चलिए यहाँ तक की बात भी होगी, तो मतलब क्लोजिंग मटेरियल, उसमें जो भी मटेरियल आने वाला है उसको ऐड कर देंगे, जो इशू करना है उसको माइनस कर देंगे। आपसे पूछा एक्टिविटी नंबर 1, इन्वेंट्री होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, व्हाट आर द रीजंस फॉर होल्डिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को हम होल्ड क्यों करते हैं? तो सिंपल सा, इन्वेंट्री को होल्ड करने का भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि प्रोडक्शन वगैरह डिसरप्ट नहीं हो, खत्म ना हो, प्रोडक्शन रुके नहीं, वो रेगुलर चलता रहे। इसीलिए हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री का होल्ड करके रखते हैं। क्या, व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को होल्ड करने का कॉस्ट क्या होता है? तो हायर वेयर होता है सर। वेयर हाउस वगैरह का जो खर्चा है आपका, ये चीज आपका क्या कहलाएगा बेटा, होल्डिंग कॉस्ट कहलाएगा क्या? यस सर। एंड थर्ड पॉइंट बोला है हमें, व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग इन्वेंट्री। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ ऑर्डर वन प्लेस, एक ऑर्डर को प्लेस करने का, जो आपका वन ऑर्डर को प्लेस करने का आपका जो खर्चा बैठता है उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट कहेंगे क्या बेटा? मान लो सपोज मुझे ऑर्डर लगाने के लिए दिल्ली भेजना पड़ता है पर्सन को, तो दिल्ली जाता है रुकता है, तो 2 दिन का उसका खर्चा बैठता है बेटा 5000। तो 5000 मेरी क्या हो जाएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगी क्या बेटा? यस सर। यहाँ तक का पॉइंट हो गया सर। इसी के बाद में फिर मेन टॉपिक आता है हमारा कंट्रोल लेवल्स। ऑर्गेनाइजेशन को बेटा क्या करना होता है, लेवल मेंटेन करके रखना होता है। अगर वो एक लिमिट से ज्यादा अगर sorry, अब हमारा सेकंड टॉपिक दिया बेटा, इसके अंदर कंट्रोल लेवल्स। कंट्रोल लेवल्स होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को एक लेवल मेंटेन करके रखना होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन जैसे ही वो लेवल पर पहुंचती है तो क्या कर देती है, वो वापस से ऑर्डर दे देती है। वो कम से कम उतना स्टॉक तो रखेगी सही, उससे ज्यादा भी नहीं रखेगी, एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा भी स्टॉक नहीं रखती है। आज आपके घर में भी होता है नहीं होता है बेटा, स्टोर रूम होता है घर में,
और स्टोर रूम के अंदर मम्मी सामान वगैरह रखती है, तो ये तो है ना, हर चीज ही पूरे साल भर की ला करके रख लिया जाता है, एक टाइम के लिए Yes. रखा जाता है, नहीं रखा जाता है। और Yes, sir. जैसे ही वो लेवल पहुंचता है वैसे ही मम्मी क्या कर देती है, वापस से ऑर्डर करने के लिए बोल देती, नहीं बोल देती है। Yes, sir. घर में मान लो जैसे आटा रखा हुआ है, आटा लास्ट 2 या 3 दिन का बचा है, अब मम्मी को पता है तो कि भैया आप लोगों को आटे के लिए बोलना पड़ेगा, तो 2 दिन में ला करके आप देंगे, तो मम्मी 2 दिन पहले से क्या करने लग जाएगी, बोलने लग जाएगी, नहीं बोलने लग जाएगी, बेटा आटा ला करके दे दो, आटा ला करके दे दो। तब जा करके आप लाएंगे तो 2 दिन में आटा आएगा, ताकि वो थर्ड डे का लास्ट डे का आटा बच जाएगा, उसके बाद में वो कंटिन्यू मम्मी का खाने बनाने का काम नहीं रुकेगा। होता है या नहीं बेटा? Yes, sir. वहां पर एक मिनिमम लेवल भी होता है, जैसे ही वो उस लेवल तक पहुंच जाएगा भाई, तो कि कभी भी खत्म हो सकता है। अब अगर आटा नहीं लाया तो कल हो सकता है खाना ना बने। तो मिनिमम लेवल, कम से कम हमें 3 से 4 दिन का आटा तो रखना होता है। एक होता है डेंजर लेवल, अब तो भैया बिल्कुल खतरे के लेवल पर पहुंच चुके हो, तो कि कभी भी खत्म हो सकता है, कभी भी खाना बनना बंद हो सकता है। एक होता है मैक्सिमम लेवल, तो कि हमें इससे ज्यादा भी आटा नहीं रखना। आपका घर है, मान लो छोटा घर है, तो आप क्या करोगे, एक लिमिट लेवल तक ही लाओगे, नहीं लाओगे। आज आप देखते हैं बेटा, जैसे गांव वगैरह में होते हैं, विलेजेस वगैरह में घर होते हैं, तो वहां पर लंबा चौड़ा एरिया होता है, तो पूरे साल भर के साल 2-2 साल के गेहूं स्टोर करके रखते नहीं रखते। Yes, sir. बट आप विलेजेस की जगह अगर बड़ी सिटीज में जाकर के देखें, बॉम्बे वगैरह में, बैंगलोर वगैरह में, और वहां पर 1 BHK फ्लैट में रहता है, तो वो क्या पूरे साल भर का गेहूं स्टोर करके रखता है क्या कैंडिडेट? No, sir. रीजन क्योंकि उनके पास स्पेस का क्या हो जाता है, इशू आता है, इतना स्पेस अवेलेबल नहीं होता है। इज इट क्लियर? इतना Yes, स्पेस sir. नहीं होता तो कि वो एक लिमिट से ज्यादा स्टॉक रख सके। क्लियर बात है यहाँ तक? तो इसके अंदर Yes, sir. हमारे अलग अलग तरह के लेवल्स दिए हैं कंट्रोल लेवल्स के अंदर, जिसमें हम अलग अलग तरह के हमें लेवल्स को रीड आउट करना है। तो फर्स्ट लेवल पर हम आते हैं रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या होता है, हमें किस लेवल पर पहुंचने के बाद में ऑर्डर देना है, लेवल एट विच ऑर्डर टू बी मीट। जिस लेवल पर ऑर्डर किया जाएगा उस लेवल को हम कहते हैं रीऑर्डर लेवल। और रीऑर्डर लेवल का क्या लिखा है, व्हेन द इन्वेंटरी लेवल रीच द रीऑर्डर लेवल अ न्यू ऑर्डर शुड बी मीट, तो फिर हमें नया ऑर्डर कर देना चाहिए। इट इज सेट सो दैट इन द थ्योरी इट इज नॉट पॉसिबल टू रन आउट ऑफ इन्वेंटरी, ताकि हमें पहले से पता होना चाहिए, ताकि हमारा इन्वेंटरी खत्म ना हो। एंड इट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिमम यूजेस ऑफ इन्वेंटरी एंड द मैक्सिमम डिलीवरी डेज और लीड टाइम। मैक्सिमम आपको कितना डिलीवरी टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो, जैसे सपोज मैं बात करूं, आपके घर में सपोज मान लो 10 kg आटा रखा हुआ है बेटा। अब 10 kg आटा रखा हुआ है, एक टाइम पर मान लो, आप सपोज मान लो घर में 4 मेंबर्स हैं। अब 4 मेंबर्स हैं, आप नॉर्मली क्या करते हैं, 2 चपाती या 3 चपाती या कभी 4 चपाती आप कंज्यूम करते हैं। तो मैक्सिमम आप कितनी चपाती कंज्यूम करते हैं, 4 चपाती लेते हैं क्या? तो हम मान रहे हैं तो कि आप सब लोग मैक्सिमम जितना खा सकते हैं, तो मैक्सिमम यूजेस कितना है बेटा, 4 चपाती पर कैंडिडेट, तो इंटू 4 यूनिट्स, तो एक कितना हो गया बेटा, 16 यूनिट चाहिए क्या पर डे? Yes, sir. मैक्सिमम यूजेस कितना होगा, 16 यूनिट्स पर डे। और उसके अलावा क्या लिखा हुआ है हमारा, इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। भाई आटा लाने में मान लो आपको 3 दिन लगते हैं कम से कम, तो 16 यूनिट्स इंटू 3 डेज, तो वो 16 3 जा 48। 48. तो 48 मान लो, सपोज ये बन रहा है हमारा 6 kg, सपोज, है ना बेटा, मैं 48 बोल दूं, इसको 6 kg बोल दूं सपोज। तो जैसे ही आटा मेरे घर पर 6 किलो बचेगा, वैसे ही क्या कर दूंगा, मैं ऑर्डर दे दूंगा क्या बेटा, ताकि क्या हो जाए, आप ऑर्डर वो लेकर के आएंगे, नया आटा आएगा, तो तब तक वो क्या हो जाएगा, पुराना आटा खत्म हो जाएगा और आपका आ जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह को बेटा ऑर्डर लगाते हैं, तो ऑर्डर लगाने के बाद में ये तो है ना, हाथों हाथ मिल जाता है। दिल्ली से गुड्स आएगा तो दिल्ली से डिलीवर होने में भी टाइम लगेगा, नहीं लगेगा? तो Yes, वो sir. ऑर्डर लेवल का फार्मूला क्या होगा जाएगा, मैक्सिमम यूजर्स पर डे, एक दिन में आप मैक्सिमम कितना यूजर्स कर सकते हैं, इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, और मैक्सिमम कितना लीड टाइम रहता है, आपको कितना डिलीवरी टाइम लगता है। ये हमारा क्या हो गया बेटा, फर्स्ट फार्मूला रीऑर्डर लेवल का। सेकंड होता है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का मतलब
आपके इन्वेंट्री का एक मिनिमम लेवल है, इससे नीचे इन्वेंट्री नहीं जाना चाहिए। दिस इज एन इन्वेंट्री लेवल बिलो विच इन्वेंट्री शुड नॉट नॉर्मली फॉल, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। एक एक्ट एज अ वार्निंग साइन, ये आपके लिए क्या होता है, एक वार्निंग सिग्नल होता है भैया, तो क्या आपका इन्वेंट्री खत्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, आप फटाफट से इन्वेंट्री मंगवाओ, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड दैट इन्वेंट्री इज वेरी लो एंड दैट देयर इज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ स्टॉक आउट, क्योंकि स्टॉक कभी भी खत्म हो सकता है। इट इज समटाइम्स कॉल्ड बफर इन्वेंट्री और सेफ्टी, कई बार इसको बफर इन्वेंट्री या सेफ्टी इन्वेंट्री भी कहते हैं भाई, तो कि ये लास्ट का बच रहा है, सेफ्टी इन्वेंट्री बच रहा है, अगर खत्म हो गया तो फिर दिक्कत आ जाएगी ना, तो उसको हम कहते हैं मिनिमम लेवल। क्लियर सेकंड पॉइंट बेटा। और Yes, मिनिमम sir. लेवल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, रीऑर्डर लेवल जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, माइनस एवरेज यूजेस पर डे इंटू एवरेज लीड टाइम, एवरेज यूजेस पर डे इंटू एवरेज लीड टाइम। मान लो मेरा जो कंजम्पशन है बेटा वो होता है 25 यूनिट्स टू 35 यूनिट्स, तो एवरेज कंजम्पशन कितना हो जाएगा 25 से 35, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा क्या एवरेज, 25 प्लस Yes, 30 अपॉन 2, है ना बेटा, yes, 30 sir. यूनिट। Yes. तो एवरेज यूजेस पर डे इंटू एवरेज लीड टाइम। सर कई बार तो टाइम डिलीवरी होने में 6 दिन लगते हैं, कभी 10 दिन लगते हैं, तो एवरेज कितना दिन लगता है, तो 6 प्लस 10 16, 16 अपॉन 2, तो वो कितना हो गया 8 डेज, तो वो 8 डेज हमारा क्या हो जाएगा मिनिमम लेवल। थर्ड दिया है कौन सा, मैक्सिमम लेवल। सर मैक्सिमम लेवल क्या होता है, जो हमें मैक्सिमम मेंटेन करना है, इससे ज्यादा हमें स्टॉक नहीं रखना है। दिस इज एन इन्वेंट्री लेवल अबव विच इन्वेंट्री शुड नॉट नॉर्मली राइज, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। एक एक्ट एज अ वार्निंग साइन टू द मैनेजमेंट दैट टू मच इन्वेंट्री इज हेल्ड व्हिच मे बी अनइकोनॉमिक। अगर आप इन्वेंट्री बहुत ज्यादा अगर रखेंगे तो आपके लिए क्या हो सकती है, अनइकोनॉमिकल हो सकती है, मतलब बहुत ज्यादा सस्ती नहीं, वो और महंगा हो जाए। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है मैक्सिमम लेवल निकालने का, रीऑर्डर लेवल, आपको किस लेवल पर ऑर्डर देना है, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम लीड टाइम, माइनस मिनिमम यूजेस इनटू सर मिनिमम। वॉइस और वीडियो लैग कर रही है थोड़ी सी। जस्ट अ मिनट। सर वॉइस और वीडियो लैग कर रही है।